यूक्रेन और रशिया में जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है और इस बीच में भारत का स्टैंड क्या है? देखिए, इस बात में उलझने का मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कि हमारा विदेश मंत्रालय इन बातों का संज्ञान लेता है। मैं समझ सकता हूं आपकी बात कि इस समय वो चैनलों पे खबर चल रही है, तो अगर मैं इस पर कुछ वक्तव्य दूंगा तो वो भी चल पड़ेगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा मेरा चेहरा दिख रहा है पर्दे पर। लेकिन उस टेम्पटेशन में मैं आने नहीं वाला, क्योंकि हमारे यहाँ सरकार में एक व्यवस्था है, एक बड़ी अनुशासनबद्ध व्यवस्था। तो हमारा विदेश मंत्रालय इन सारी बातों का संज्ञान ले रहा है और ये उन्हीं की जिम्मेवारी है। जिस तरह से देश हित में जो भी आगे का निर्णय होगा वो हमें सूचित करेगा और हम सबको ध्यान में आ जाएगा। मंत्री जी, चुनाव में साइकिल सहित प्रधानमंत्री ने जब से कहा है कि आतंकियों को साइकिल पसंद है, अखिलेश यादव ने कहा कि ये साइकिल गरीबों का अपमान करना है। इस तरह के जो साइकिल बम का उपयोग, मैं समझता हूँ ये बात कहनी कि ये साइकिल बम कहना गरीबों का अपमान है, ये स्वयं अपने में अपमान है। इस प्रकार की टिप्पणी यदि अखिलेश जी करते हैं तो मुझे बड़ी आपत्ति है कि ये स्वयं एक आपत्तिजनक बयान है। इसका अर्थ ये हुआ कि गरीब की समझ को वो इतना कमतर समझते हैं। आज के भारत का आम नागरिक, चाहे वो कितना पढ़ा लिखा कि नहीं लिखा, इतनी सूझबूझ, इतनी जागरूकता रखता है, वो ये समझता है। हमने देखा दूर दराज पहाड़ों में जाकर के, हमने वो वीडियो वायरल किया, 85 वर्ष की एक महिला, मुस्लिम समुदाय की महिला, कोई खास पढ़ाई नहीं की थी, अपने गांव से बाहर नहीं निकली थी। जब उसके बाद पहुंच करके हमने पूछा तुम्हें क्या लगता है, तो भाई साहब क्या बोली, मैं तो ये सोच के बैठी थी कि इस जिंदगी में, इस जीवन काल में, उर्दू में कह रही थी, जिंदगी में कभी लाटू के दर्शन नहीं होंगे। बच्चे जाते थे शहर से होकर के आते थे और सुनाया करते थे कि वहां से जगमगाती है बिजली रोशनी। हमें कभी इस बात का ना गुमान था ना कल्पना। आज मोदी जी की बदौलत ये लाटू आया है। तो गरीब से गरीब, क्योंकि गरीब हित के लिए ही मोदी जी ने सारे कार्य किए। मुझे लगता है सबसे अधिक जो मोदी जी की योजनाएं हैं उनकी समझ अगर आती है तो उस व्यक्ति को आती है जो इसका जरूरतमंद था। जिस घर में चूल्हा नहीं जलता था, जहां गैस पहुंचती, उसको समझती इतनी अमीर से ज्यादा गरीब को। और अखिलेश जी यदि कहें कि गरीब को समझ नहीं आती तो इसका अर्थ यह है कि या शायद वो भारत की धरती और उसकी नब्ज से जुड़े नहीं हैं। अवैध जमीन कब्जा करने वाली सरकार है। आज प्रमाणित ढंग से, व्यवहारिक ढंग से 5 वर्षों की कठोर परिश्रम के उपरांत निष्ठा के साथ मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के माध्यम से ये छवि बदलने का कार्य हुआ है। उदाहरण के तौर पर मुख्तियार जैसे अपराधी को, जिसे बड़ी सुविधा से तत्कालीन सरकार ने यहां से जाने दिया और जाकर के पंजाब में शरण ले ली, उसको वहां से निकाल करके वापस उत्तर प्रदेश लाना, मुकदमा दायर करना और उसको सजा देना, और आज वो कारागार में है, ये काम भी मोदी जी ही कर सकते थे। और उनकी प्रेरणा से योगी जी इसको धरती पर अमल में ला सकते थे, क्योंकि जब दोनों सरकारों में समन्वय हो, केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में, तो बहुत सारे ऐसे कार्य, बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो पर्याप्त तौर पर धरती पर उतरने में असफल रहती हैं, उनका काम सफलतापूर्वक संपन्न करने का होता है। हमने जगह जगह भ्रमण किया, जगह जगह प्रवास किया। छोटी छोटी छात्राएं लखनऊ विश्वविद्यालय में ये कहती है कि भाई साहब और बाकी जगह जो भी गिला हो, शिकवा हो, नौकरी मिली, बाद में कम मिली, ज्यादा मिली, कितनी मिलनी चाहिए, लेकिन एक बात जरूर है कि पहले मम्मी कहती थी कि अंधकार होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलना, हम अपने व्यवसाय के लिए, ट्यूशन के लिए बाहर नहीं जा सकते थे। अब हम अपनी स्कूटी लेकर के कभी भी निकल जाते हैं। और जैसे उस दिन मैंने कहा कि महिलाओं को सुरक्षा भी मिली, सुरक्षा के साथ सुविधा भी मिली, शौचालय बने, और शौचालय का नाम जब इज्जत कर रखा तो सम्मान मिला। तो सुरक्षा, सुविधा, सम्मान, ये साइलेंट वोटर हमारा है महिलाओं में। और मुझे विश्वास है कि प्रत्येक वर्ग से हमें वोट मिलने वाला है। जो इन्होंने पोलराइजेशन का आरोप हम पर लगाया था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से स्वयं करने का प्रयास कर रहे थे, उससे हट करके, क्योंकि मोदी जी की योजनाएं घर घर पहुंची हैं। और इतना ही नहीं, काशी की धरती पर बैठे हुए बड़े गर्व से मैं कह सकता हूं कि मेरे ही चुनावी क्षेत्र का हिस्सा है माता वैष्णो देवी का तीर्थ स्थान, जहां से 2014 ईस्वी में प्रधानमंत्री मनोनीत कैंडिडेट होने के उपरांत मोदी जी ने अपना चुनावी अभियान प्रारंभ किया था। उसी तरह की श्रद्धा भारतवासियों में काशी विश्वनाथ के प्रति भी है, जिस तरह के माता वैष्णो देवी के प्रति, तिरुपति के प्रति। परंतु
कम संख्या में आते थे यहाँ श्रद्धालु व्यवसाय और नौकरियों में प्रावधान की। परंतु मुझे लगता है कि जैसे जैसे आतंक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, एक ऐसा वातावरण निर्माणित होगा कि स्वयं कश्मीरी पंडित भाई जाने में संकोच नहीं महसूस करेंगे और वो समय जल्दी आने वाला है। मंत्री जी, बनारस की 8 विधानसभा सीटें हैं, कितनी आप जीत रहे हैं? आपकी सरकार आकलन किया? आप क्या अपेक्षा करते हैं कि मैं क्या कहूंगा? नहीं, सेवा मैं तो यही कहूंगा कि 8 की 8 जीत रहे, क्योंकि मैं तो ये भी कह रहा था अगले दिन गोरखपुर में जब चुनाव था कि 300+ का आह्वान लेकर के हम निकले थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो 1+ और लगाना पड़ेगा, 300+ हो जाएगा ये। मंत्री, सवाल पूरा कर दूं। बनारस की 8 विधानसभा सीट है, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस। शिवापुरी सीट की मैं बात करूं तो वहां प्रधानमंत्री मोदी जिस गांव को गोद लिया, वहां के मतदाता भी नीलरतन पटेल को पसंद नहीं कर रहे हैं और आपने उनको कमल का फूल भी दे दिया है। तो शिवापुरी में तो पूरा एकदम हर जगह जाइए, वहां पे ऐसी ही स्थिति है। ऐसा है कि ये चुनाव एक व्यक्ति विशेष या एक स्थानीय विषय को लेकर के नहीं लड़ा जा रहा, विषय बहुत बड़ा है, उसका महत्व भी बहुत बड़ा है। मंत्री जी, और जैसे भाई साहब ने कहा कि हमारे पास चुनौती ये है कि 5 वर्षों में जिस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से निकल करके प्रदेश आया है, क्या ये व्यवस्था जारी रहे या फिर से हमें उसी में धकेलना है अपने आप को? मंत्री जी, 4 चरण के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं 232 सीटों पर। इसमें से भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट जीत रही है? और मेरा दूसरा सवाल है, महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक गिरफ्तार हुए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दूसरे सवाल के उत्तर में मैं ये कहूंगा कि उसका मेरे पास उत्तर नहीं, क्योंकि वो तो जो न्यायिक संस्थाएं हैं वो अपना कार्य करती हैं और मोदी जी की सरकार इस प्रकार की जांच संस्थाओं के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करती, पुरानी सरकारें करती होंगी। तो लॉ टेक्स इट्स ओन कोर्स जैसे कहा जाता है। तो जहां कानूनी कार्रवाई दरकार है, उचित है, कानूनी संस्थाओं या संवैधानिक संस्थाएं, भले ही NIA, CBI है, उनको अपने कार्य करने की स्वतंत्रता है, उसमें सरकार का कोई दखल नहीं रहता, न ही हम उससे अनावश्यक कोई पूछताछ करते हैं कि 232 सीटों में से आप कितनी सीटें जीत रहे हैं जो अभी 4 चरणों में 232? देखिए, कुल मिलाकर के मैंने आंकड़ा दिया कि 300+ का प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है कि 232 का भी 200+ हो गया और तीव्र गति से आगे बढ़ाने का कार्य। क्या हम नहीं चाहते कि सुरक्षा और सम्मान के साथ हर नागरिक को जिस प्रकार अपना जीवन व्यस्त करने का अवसर मिला है, इससे हम अपने आप को वंचित करें? और यदि नहीं चाहते तो मात्र और मात्र एक ही विकल्प है हमारे पास, और विकल्प है भारतीय जनता पार्टी। और जैसा कहा जाता है कि चुनना हमें इन दोनों में से एक है, और चॉइस इतनी है कि क्या आने वाले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में दंगा एक्सप्रेसवे बनेगा या फिर काशी की धरती पर हम कह सकते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे बनेगा, जिसकी योजना मोदी जी के नेतृत्व में योगी सरकार ने बनाई थी। मंत्री जी, आप विकास की बात करते हो और विकास आप कर रहे हैं। विपक्ष के कुछ दल आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं और वो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। आप आतंकवाद का सर्वमूल नाश करते हैं। आप जिस राज्य से हैं वो आतंकवाद से बहुत ज्यादा ग्रसित था। आखिर उन आतंकवादियों पे बहुत आपने कंट्रोल किया, लेकिन कश्मीरी ब्राह्मणों का वापसी कब कंफर्म होगा कि सारे के सारे वापस गए? आपके दूसरे भाग का भी उत्तर मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले जैसा कि आपने कहा कि जिस प्रदेश से मैं आता हूं, जम्मू कश्मीर में, वहां पर आतंक का बोलबाला था। इन्हीं चंद एक वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में एक दृढ़ निष्ठा के साथ आतंक पर नियंत्रण पा लिया गया, उस पर अंकुश लगा दिया गया। और जब छुटपुट घटनाएं होती हैं तो वो इस कारण होती है कि जो भगदड़ में है आतंकी टेररिस्ट ऑन दी रन, दौड़ते दौड़ते सॉफ्ट टारगेट पर वो हमला करते हैं। यदि ये वहां हो सकता था तो उत्तर प्रदेश में भी हो सकता था। तो बात चूंकि हम उत्तर प्रदेश के चुनावी अभियान में बैठे तो सीधी सीधी जुड़ती है कि इसका अर्थ ये हुआ कि इच्छा शक्ति नहीं थी, जो यहां पर सरकारें नहीं थी वो चाहती नहीं थी, क्योंकि उनका अस्तित्व, उनका सर्वाइवल इस गुंडा राज और आतंकवाद के सहारे चल रहा था। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि जानबूझ करके आतंकियों को पनाह देने का कार्य होता रहा इन सरकारों में। और जहां तक कश्मीरी पंडित समुदाय का संबंध है, निश्चय ही बहुत जल्द एक तो व्यवस्थाएं की गई हैं उनके वहां पर पुनः, वहां पर उनके
लौटने की, वहां पर उनकी रख रखाव की, उनके लिए कुछ एक विशेष व्यवसाय और नौकरियों में प्रावधान की। परंतु मुझे लगता है कि जैसे जैसे आतंक एक बहुत बड़ा योगदान, जिसकी अक्सर उतनी चर्चा नहीं होती जितनी बाकी विषयों को लेकर होती है, मोदी जी का ये रहा कि उन्होंने रेडियो को रिवाइव किया, क्योंकि वाकई इलेक्ट्रॉनिक चैनल की नाम शाम में कहीं ना कहीं रेडियो का महत्व घटता गया। हालांकि हमने देखा कि जो दूर दराज के क्षेत्र में बहुत समय तक प्रभार रहा मेरे पास पूर्वोत्तर का, तो जहां कोई टेलीविजन नहीं पहुंचता, कोई इलेक्ट्रॉनिक चैनल नहीं पहुंचता, वहां आकाशवाणी पहुंचता है। तो इस आकाशवाणी के महत्व को उजागर करने का भी कार्य मन की बात के माध्यम से मोदी जी के द्वारा हुआ है। तो सबसे पहले तो काशी की पावन धरती पर और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लोकसभा चुनावी क्षेत्र में मीडिया बंधुओं को प्रणाम, नमस्ते। ये हमारा सौभाग्य कि आपसे संबोधित होने का अवसर मिल रहा है। जैसे अभी धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि 4 चरण का चुनाव हो गया है, और आरंभ में ही हमने ये कहा था कि पहले और दूसरे चरण के होते होते ही समाजवादियों में जो ओवर कॉन्फिडेंस जिसका वो प्रदर्शन कर रहे हैं वो ध्वस्तता नजर आएगा। और आपने देखा कुछ उनको कल्पना थी कि पहले और दूसरे चरण के बाद न मालूम किसी तरह की कोई लहर उठ पड़ेगी, ऐसा कुछ देखने को दृश्य नहीं मिला। बल्कि तीसरे चरण पहुंचते पहुंचते सारे का सारा परिवार के वो सदस्य भी जो कभी सक्रिय राजनीति में नहीं रहे जीवन भर, वो भी उस दिन मंच पर आए मुलायम सिंह यादव जी के समेत। और धीरे धीरे जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ती जा रही है, पूरे प्रदेश में, सारे के सारे उत्तर प्रदेश राज्य में लोगों का समर्थन उत्साह भाजपा के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और अब धीरे धीरे पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर आए हैं, तो ये उत्साह और ज्यादा और अधिक बढ़ता हुआ नजर आता है। बहुत लंबी बात ना करते हुए संक्षेप में मैं ये कहूंगा, इसका ये भी कारण है कि धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आने लगा, और कहीं ना कहीं हमने भी समझाने में सफलता प्राप्त की कि बहुत अधिक कुछ नहीं करना, केवल स्मरण करें आज से 5 वर्ष पहले का समय, जब इनका शासनकाल था। उत्तर प्रदेश की छवि न केवल पूरे देश में किस प्रकार से दूषित कर दी गई थी, बल्कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार का उल्लेख किया जाता, जिक्र किया जाता, तो क्या क्या नाम किस किस टिप्पणी के साथ उसका उल्लेख होता। कोई कहता ये दंगा सरकार है, कोई कहता ये माफिया सरकार है, कोई कहता गुंडा सरकार है, कोई कहता हाँ श्रद्धालु इसलिए कि व्यवस्था पर्याप्त नहीं। अपव्यवस्था के कारण हम स्वयं कई बार बनारस आते तो बाजार की ओर जाते जाते ये चिंता सताती कहीं ऐसा ना हो कि अंदर प्रवेश कर जाए और बाहर निकलते निकलते ट्रैफिक जाम हो जाए, रेलगाड़ी मिस हो जाए, हवाई जहाज मिस हो। और ये कोई बड़ी पुरानी बात नहीं है, आज से 5-6 वर्ष पहले भी इस प्रकार का दृश्य था। दिन प्रतिदिन जो सुंदरीकरण भी हुआ, आज खुले रास्ते हैं, चौड़े रास्ते हैं, खुली सड़कें हैं। मुझे नहीं लगता कि आज की पीढ़ी का कोई व्यक्ति जिसने आज से 5-6 वर्ष का पहले का बनारस देखा हो ना देखा हो, वो कभी अनुमान भी लगा सकता है कि कितना परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन तभी संभव था कि मोदी जी ने यह संकल्प किया कि इसको एक नया स्वरूप देना है, और उसके परिणाम स्वरूप आज यहां श्रद्धालुओं की भी संख्या बढ़ी है। न केवल इस पूरे के पूरे क्षेत्र का सुंदरीकरण हुआ, बल्कि रिलीजियस टूरिज्म का काम भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। और जो योजनाएं हैं उनका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं। जो उज्ज्वला का हमारा कार्यक्रम था, उसके अंतर्गत 2.5 लाख परिवारों तक ये कनेक्शन गैस के पहुंच गए, और दूसरे चरण में भी 19,000 तक हो गया। न्यूनतम पेंशन 1,000 हो गई। और मोदी जी की प्रेरणा से योगी जी का ये आने वाले 5 वर्षों में दूसरी बार सरकार बनने के बाद उनका ये भी संकल्प है कि इसको पेंशन को बढ़ा करके इसकी दर 1,500 कर दी जाएगी। अनुसूचित अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रावधान रहेंगे। न्यूनतम मूल्यों पर अन्नपूर्णा कैंटीन का एक नया क्रम शुरू किया जाएगा, नई व्यवस्था, जहां के जो बहुत अधिक पैसे ना खरीद सकता हो वो अपने भोजन की व्यवस्था कर सके। कि जैसे मोदी जी ने हमें ये मंत्र दिया कि कोई व्यक्ति खाली पेट ना सोए, और वो कर दिखाया इस आपदा के दौरान कोविड की। उसी क्रम को, उसी प्रेरणा को आगे बढ़ा करके योगी जी ने अगले 5 वर्ष का भी अपना कार्यक्रम बनाया है। मुझे लगता है बहुत अधिक बात ना करते हुए जो आगे चर्चा आएगी उसमें हम बात लेंगे, लेकिन अंत में मैं संक्षेप में ये कह दूं
कि ये जो विकास की गति पिछले 5 वर्षों में हमें देखने को मिली है, जो सुरक्षा की व्यवस्था 5 वर्षों में स्थापित हुई है, क्या हम नहीं चाहते कि इस विकास की यात्रा को और तीव्र गति से आगे बढ़ाने का कार्य हो? क्या हम नहीं चाहते कि सुरक्षा और सम्मान के साथ हर नागरिक को जिस प्रकार अपना जीवन व्यस्त करने का अवसर मिला है, इससे हम अपने आप को वंचित करें? और यदि नहीं चाहते तो मात्र और मात्र एक ही विकल्प है हमारे पास, और विकल्प है भारतीय जनता पार्टी। और जैसा कहा जाता है, डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव वीएनएस से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।